मेरा करियर स्टार्ट हुआ वो बैंकिंग सेक्टर से था। आई वॉज वर्किंग इन अ लीडिंग बैंक इन पाकिस्तान। आदादोशुमार को देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में 22 मिलियन 22 मिलियन के करीब पर्सन विद डिसेबिलिटीज रहते हैं, जिसमें डेफ भी हैं, फिजिकल भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं और ब्लाइंड भी हैं। लेकिन कभी कभी नहीं ये सोचता कि एक डेफ बंदा माँ के साथ किस तरह बात करेगा, या अगर वो कोई डॉक्टर के पास जाता है तो अपनी पेन या तकलीफ को किस तरह एक्सप्लेन कर सकता है। इवन अगर क्लासरूम में है वो कैसे सुन जाएगा कि टीचर क्या कह रहा है। फिर अंदाज़ा हुआ 9 मिलियन यानी कि 90 लाख के करीब डेफ लोग पाकिस्तान में ये डेली चैलेंज फेस करते हैं। मेरा नाम वैम खतन है, मैं को फाउंडर एंड टेक्निकल लीड हूँ डेफ टॉक का। तकरीबन 20 साल पहले मैं जब 5th क्लास में पढ़ रहा था बीकन हाउस पाकिस्तान में, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनिकेशन था। पाकिस्तान में उस वक्त इंटरप्रेटर नहीं था, इसलिए टीचर और प्रिंसिपल ने कहा था कि वैम 6th क्लास में नहीं जा सकता। तो मेरे अम्मी अब्बू ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चले जाते, वहाँ पर मेरे लिए सारा काम आसान हो जाएगा। वहाँ पर मेरे पास साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर था, इसकी वजह से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था। ग्रेजुएशन के बाद मैं पाकिस्तान आ गया था। फिर मैंने रियलाइज किया था कि अभी तक 9 मिलियन डेफ लोगों के पास इंटरप्रेटर नहीं है, इसलिए जो मैंने फैसला किया था कि मैं पूरे पाकिस्तान में डेफ लोगों के लिए साइन लैंग्वेज ऐप बना लूँगा ताकि वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन अवेयर कर सकते हैं। मेरा नाम शीमा अहमद है और मैंने नास से एमफिल किया हुआ है इन डेवलपमेंट स्टडीज़ और डेफ टॉक में मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त 9 मिलियन जो लोग हैं वो डेफ हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का है। एक डेफ इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है अगर वो बैंक जाता है या अगर वो किसी यूनिवर्सिटी जाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एडमिशन लेना या बैंक में किसी से बात करना कि वो क्यों आए, या हॉस्पिटल में बताना कि उसको किस किस्म की बीमारी है। जब हमने इस तरह के मसाइल देखे तो हमने देखा कि हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसमें हम एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी और डेफ को कनेक्ट कर सकें। सो बेसिकली डेफ टॉक एक ऐप है, जिस तरह हम डिफरेंट ऐप्स मोबाइल में यूज़ करते हैं, और उसको अगर आप ऑन करें तो उसमें एक इंटरप्रेटर आ जाता है। तो वो इंटरप्रेटर के थ्रू, साइन लैंग्वेज के थ्रू वो आपस में ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाता है। नाम अब्दुल कदीर है और मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, डेफ टॉक का को फाउंडर और ऑपरेशन लीड हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस है और मैं टॉपर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का। हम जब नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में इंक्यूबेटेड हुए तो हमारे पास कोई यूज़र नहीं थे। हम जस्ट एक आइडिया के साथ इधर इंक्यूबेट हुए। यहाँ के कोर्सेज में हमें एजुकेट किया गया कि आपने इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हम सोशल मीडिया का आइडिया लेकर आए थे कि हम एक ग्रुप बनाएंगे फेसबुक नुमाजा, जहाँ पे हम इंटरेक्ट करवा सकें। हम ये आइडिया लेके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए, लेकिन किसी ने कोई खास पॉजिटिव रिस्पांस नहीं हमें दिया। फिर हमें पता चला इस्लामाबाद में एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, उनकी एप्लीकेशन आई, हमें आइडिया नहीं था ये होता क्या है। हमने अप्लाई किया, वी गॉट सिलेक्टेड। यहाँ पर बूट कैंप हुआ जिसमें हमने अप्लाई किया UNDP का, और हम इस्लामाबाद का बेस्ट स्टार्टअप बने। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक का एक इवेंट हुआ, उस पर हम पाकिस्तान का बेस्ट स्टार्टअप बने। फिर एंग्रो फाउंडेशन ने हमें अप्रोच किया और हम पूरे पाकिस्तान में, चाहे सोशल इंटरप्राइज है चाहे मेन स्ट्रीम है, उसका बेस्ट स्टार्टअप बने। और इन अवार्ड मनीज को हमने कैलकुलेट करके री इन्वेस्ट करना शुरू किया अपने यूज़र्स के अंदर। 2 हफ्ते पहले हम हैनोई में थे, हम एशिया पैसिफिक का बेस्ट स्टार्टअप बने, और वहाँ से फिर हमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जनरेशन शुरू हुई। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया का हम गूगल ट्रांसलेटर का काम करें। गूगल ट्रांसलेटर जो कि मुख्तलिफ ज़ुबानों की ट्रांसलेशन करते हैं लेकिन साइन लैंग्वेज की नहीं करता, हम इसको चेंज करना चाहते हैं डेफ लोगों के लिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये मसला हमें इंडिया से भी आ रहा है, ये आवाज़ हमें श्रीलंका से आ रही है, वियतनाम से आ रही है। इवन अभी हम बार्सिलोना में थे, वहाँ 1 के 90 यूरो चार्ज होता है, हम सिर्फ $5 यानी कि 500 रुपये पूरे में। यही चीज़ US में है,
और जिसके लिए हमें एशिया एक्सेलेरेटर ने इनवाइट किया कि यूनिकॉर्न बने। हम पाकिस्तान का पहला स्टार्टअप है आफ्टर करीम जो यूनिकॉर्न बनने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 3100 यूज़र्स हैं और जो इंटरप्रेटर्स हैं वो 84 हैं जो डेफ लोगों को इंटरप्रिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस एक साल में हमारे जो इंटरप्रेटर्स हैं उन्होंने 8722 आवर्स की साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की है। उसमें से 3700 आवर्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए है कि जब डेफ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपनी पेन या अपना प्रॉब्लम डॉक्टर को कन्वे नहीं कर पाते, तो हमारे इंटरप्रेटर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड आ जाते हैं उनके साथ, और जो भी उनका प्रॉब्लम हो वो डॉक्टर्स तक और इवन फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स तक भी उनकी हेल्प आउट करते हैं। ओवरव्यू बेसिकली यही है कि हम लोगों ने एक कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया है, क्योंकि एक ब्लाइंड बंदा या बाकी फिज़िकल डिसेबल्ड हैं उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत आसान है, लेकिन डेफ के लिए स्पेशली स्कूल्स में ये एक बहुत मसला आता है कि अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो ये उनके लिए बहुत मुश्किल है बताना कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में दो किस्म के एजुकेशन सिस्टम्स चल रहे हैं। एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट रन कर रहा है, उनके मुख्तलिफ अदारे हैं जहाँ डेफ बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं और वो सबसे हाईएस्ट डिग्री मैट्रिक की देते हैं। करिकुलम के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क हैं। अब बैरियर यूनिवर्सिटी में, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में और यूएमटी में 18 डेफ बच्चे पढ़े हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन यूज़ करते हुए। 180 डेफ लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली, क्योंकि ये एक वाक़या उस वक्त आई ओपनर था कि जब एक हमारी कोलीग जो थी हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर अंडरस्टैंड नहीं कर सके, सिर्फ उसका एक छोटा सा मसला अपेंडिक्स का था और शी लॉस हर लाइफ। लेकिन अब लोग बआसानी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं हेल्थ सर्विसेज के लिए। 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू हुआ था डेफ लोगों के लिए। तकरीबन 25 लोग आते इंटरव्यू के लिए और हमारा एक इंटरप्रेटर था, उन्होंने सबको फैसिलिटेट किया था। उन 25 में से 12 लोगों को परमानेंट जॉब मिल गई है। तो हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सब डेफ लोगों को जॉब देंगे, उनको एम्पावर करेंगे ताकि वो खुद रहे और अपना आप पे डिपेंड करें। मेरा नाम मैमूना बशीर है और मैं डेफ टॉक में साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सर्विसेज की हेड हूँ। पूरे पाकिस्तान में जितने भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स मौजूद हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जो कनेक्टेड हैं उनको मैं लीड कर रही हूँ। इसके अलावा हम ऑनलाइन साइन लैंग्वेज सर्विसेज प्रोवाइड करें पूरे पाकिस्तान में जो नॉन हेयरिंग कम्युनिटी है या जो डेफ कम्युनिटी है उनके लिए। हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान में अगर बैरियर देखा जाए तो हमारे पास साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की बहुत कमी है। जो दूसरी चीज़ है वो पाकिस्तानी अवाम में जो हेयरिंग कम्युनिटी है उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो डेफ कम्युनिटी का साथ दे सकें, उनके मसाइल को समझ सकें, बल्कि सबसे बड़ी बात उनकी आवाज़ बन सकें। पहला हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि जो डेफ लोग हैं उनकी फैमिलीज़ में से हम लोग चुनें, क्योंकि उनका इंटरेक्शन डेफ बच्चों के साथ होता रहता है फैमिली में, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम उनकी साइन लैंग्वेज को ज़रा प्रोफेशनल वे में और स्किल्ड करते हैं कि वो प्रोफेशनली बाकी डेफ लोगों को या डेफ कम्युनिटी को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पैशनेट होते हैं साइन लैंग्वेज सीखने में, तो हम उनको बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं कि किस तरह आपने साइन लैंग्वेज होती क्या है, बेसिकली डेफ कल्चर क्या है, आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, और उसको बेसिक से एडवांस लेवल तक उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली उनको सिखाया जाता है। अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो अराउंड 355 प्लस साइन लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, और पूरे पाकिस्तान की अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी वैसे भी कहा जाता है कि रीजन वाइज जो है वो 1 से 2 किलोमीटर के फासले पे लैंग्वेज वेरी करती है। तो सेम केस है वो साइन लैंग्वेज के साथ है। और अगर हम पाकिस्तान में भी बात करें तो सिंध वाली साइड के उनकी साइन लैंग्वेज इस्लामाबाद और लाहौर से डिफरेंट होगी। तो अगर हम देखा जाए तो कोई भी साइन लैंग्वेज यूनिवर्सल नहीं है, रीजन टू रीजन जो है वो साइन लैंग्वेज वेरी कर रही होती है।
हमारे पास अभी फ़िलहाल 85 इंटरप्रेटर्स हैं और उसमें ये है कि अगर एक इंटरप्रेटर, अक्सर इस तरह होता है कि वो अवेलेबल नहीं है तो दूसरा एक बैकअप प्लान हमने रखा होता है। एक बंदा कॉल करे उसके लिए 3 इंटरप्रेटर्स हैं, अगर एक बिज़ी है और दूसरे में प्रॉब्लम तो तीसरा इंटरप्रेटर वो ऑन बोर्ड हो जाएगा। जो हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं वो ऑनलाइन हमारे साथ इन टच रहते हैं और उनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ड्यूरिंग अगर वो कोई और भी काम कर रहे हैं तो वो इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चलते हैं। अगर वो घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें जस्ट उनकी अवेलेबिलिटी चाहिए होती है सोशल मीडिया पे, फेसबुक, स्काइप और व्हाट्सएप पे। तो वो जहाँ पे भी हैं और उनके पास इंटरनेट है तो वो इजीली वहाँ से कनेक्ट होके किसी भी डेफ बच्चे को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। हमने अराउंड 120 लोगों को ट्रेन किया और बहुत रेगुलरली काम कर रहे हैं। पर मंथ 20 से 30 हज़ार रुपये वो हम हमारी सर्विसेज से अर्न करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि 40,000 का भी ब्रैकेट अचीव किया है, जो कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत अच्छी इनकम है। एक ऐसे बंदे जिन्होंने बहुत मिनिमम एजुकेशन की हो लेकिन वो ट्रांसलेशन सर्विसेज पास नहीं दे सकते हैं। अब हमने जहाँ लाहौर और पिशावर में ट्रेनिंग किया। अब हमने कोयटा, बलोचिस्तान, कराची, मुल्तान में वहाँ पर साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग करना ताकि वहाँ के जो इंटरप्रेटर है वो अवेलेबल हो जाए और जब लोगों को फैसिलिटेट करें हमारे मोबाइल ऐप से। लोग अक्सर हमसे ये पूछते हैं, ख़ास तौर पर इन्वेस्टर, कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। तो हम कहते हैं सिर्फ हमने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, हमने तो इसमें अपनी डिग्निटीज़ इन्वेस्ट कर दी। क्योंकि एक टाइम ऐसा है जहाँ पे हमने अपनी डिसेबिलिटी को भी सेल करना पड़ा। एक यहाँ पर बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ पर खड़े होगे तो तुम्हें देख के ज़्यादा यूज़र आएंगे, हमारे कस्टमर्स आएंगे, उसके अगेंस्ट में हम आपको एक वेल एक्विजिशन दे देंगे, कॉस्ट देंगे जो तुम्हारा काम कर देगा। हमने 3 दिन वहाँ रह के सेल्स की काम किए, उनकी मार्केटिंग इंक्रीज़ की, उनके यूज़र लाए, फिर हमें 2.5 लाख रुपए मिले जो कि हमने एवेंचुअली अपने इंटरप्रेटर्स को सैलरियाँ पे की। लेकिन शायद वो रात हमारे लिए भूलने वाली नहीं थी, क्योंकि हम तीनों रोए कि पहली दफ़ा हमने डिसेबिलिटी को सेल किया। हम समझते हैं कि डिसेबिलिटी एक मुख्तलिफ अंदाज़े ज़िंदगी है, इसे हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए डिसेबल्ड पर्सन और इसे प्यार करना चाहिए। अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि खुदा ताला ने आपसे एक चीज़ ली, जैसे कि मैं देख नहीं सकता, मेरे को फाउंडर सुन नहीं सकते, एक को फाउंडर देख नहीं सकते, तो आप लोगों को मुख्तलिफ और सलाहियतें दी। तो अक्सर हम उनसे ये कहते हैं खुदा ताला तो बेनियाज है और उनका मुख्तलिफ नामों से एक नाम मुसव्वर भी है। क्या वो अपने शाकार में से कोई चीज़ ले लेगा या कोई कमी छोड़ेगा? कमियाँ तो हमने छोड़ी जब हमने ये माशरे में आगे चलना शुरू किए, मुख्तलिफ ज़ुबानें बनाई तो उस पर साइन लैंग्वेज नहीं सीखी। पूरी दुनिया में 6 बिलियन के करीब लोग हैं। खुदा ताला ने हर एक को मुख्तलिफ पैदा किया, हर एक की मुख्तलिफ फिंगरप्रिंट है। अल्लाह ताला ने हमें भी मुख्तलिफ पैदा किया, डिफरेंट। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि तुम नॉर्मल नहीं हो ना, तो ये बात पूरी तो नहीं लगती। तो मैं कहता हूँ नहीं, ये हमें बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ आपने बहुत नॉर्मल से कपड़े पहने हैं तो आपको कैसा लगेगा? हम हमेशा यूनिक दिखना चाहते हैं और हम अपनी डिसेबिलिटी की वजह से बहुत यूनिक है। दैट्स व्हाई वी लव आवर डिसेबिलिटी, और हम अपनी इस डिसेबिलिटी को बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल है। इट्स जस्ट अ वे कि कोई लोग देख के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैं सुन के न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। तो ये हमारा मुख्तलिफ अंदाज़े ज़िंदगी है, हम इसको इंजॉय करते हैं, इससे हमें मोहब्बत है, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इसी के थ्रू हमने जो अचीवमेंट खुदा ताला ने हमें दी वो दी, और शायद हमें लगता है कि हमारा पैदा करना मकसद भी यही था, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पर आए वो पॉसिबल नहीं था। मेरा नाम फरीदा यूनस है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रहा है मेरा 25 साल की मेरा एक एक्सपीरियंस है, और अभी रिसेंटली मैंने 18 ग्रेड से रिटायरमेंट ली है इसी प्रोजेक्ट की खातर, झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट। इसका जो बुनियादी थीम था मेरे हस्बैंड मरहूम यूनस सामान साहब का था। सड़क पर फिरते हुए इन बच्चों को देख के कहीं उनके जहन में ये सोच आई कि तालीम सब के लिए है, तो फिर इन सड़क पे फिरते हाथ फैलाए हुए मैले कुचैले बच्चों का क्यों नहीं।
तो ये एक ऐसा थीम था जो उनके दिल में आया और फिर उन्होंने इस पे सोचा कि क्या काम हो सकता है। तो अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने 2013 में इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट को उन्होंने एक बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड करवाया और काज़माबाद झुग्गी बस्ती में पहला झुग्गी स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया। झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट, इसका बुनियादी मकसद झुग्गी बस्ती में रहने वाले गदागर बच्चों और ख़वातीन को न सिर्फ तालीम और तरबियत फराहम करना बल्कि इनको हुनर सिखाकर माशरे का मुफीद और फ़ाल शहरी बनाना था। मेरा नाम मोहम्मद शफीक मलिक है और मेरा तल्लक जर्नलिस्ट कम्युनिटी से है और यहाँ पे चकवाल की जो सबसे बड़ी तंजीम है अल वजूद, जिसे ऑल वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट चकवाल की है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। चकवाल में बेपनाह मसाइल हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे जो चकवाल की आबादी है 14 लाख इस वक्त चकवाल की आबादी है और इसमें जो बंजारे हैं या जिन्हें फ़कीर हम कहते हैं, इनका कोई इनका ठिकाना नहीं है, कोई इनकी आइडेंटिटी नहीं है, कोई इनका वोट नहीं है और कोई इनकी शनाख्त नहीं है। ये खुद इलिटरेट हैं, इन्हें तालीम की कोई कदर व कीमत का अंदाज़ा ही नहीं है। इनका सिर्फ ये काम होता है कि ये जब आते हैं सब उठते हैं, मांगने जाते हैं, मांग के आते हैं और एक दिन के पास खाना आता है, अगले दिन की ये सोचते ही नहीं है कि कल हमने क्या करना है। मेरा नाम यासीन चौधरी है जी। कारोबार के पेशे से मैं मुंसलिक हूँ, सहाफ़त से भी कुछ मेरा ताल्लुक़ है। तो ये झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट हम लोगों ने तकरीबन आज से 6 साल पहले शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के जो रूहें रवां थे, जिनका ये ख्वाब था, वो हमारे दोस्त थे यूनुस अमान मरहूम, जो गुज़श्ता 35 साल से सहाफ़त से मुंसलिक थे। हम 3-4 दोस्तों ने इसके ऊपर जब काम शुरू किया तो पता चला कि ये तो एक इतना बड़ा पाकिस्तान का फील्ड है जिस पे शायद अगर जितना भी काम किया जाए कम है। ये सिर्फ ये नहीं था कि ये बच्चे सिर्फ भीख मांगते थे या इनका कोई इनके वालिदैन का या कोई प्रॉपर रोज़गार नहीं था, बल्कि इनके मुआशी और माशरती मसाइल इतने ज़्यादा थे कि हमें 1-2 महीने में ही हम एक अजीब हैरत में चले गए कि ये कौन सी दुनिया है। ये एक शहरों के बीच में, एक पाकिस्तान के बीच में, एक आबादी के कंक्रीट के जंगलों में एक हकीकी जंगल भी आबाद थे। तो शुरू में हम इन लोगों को जब आए तो इनके इतना आसान नहीं था इन लोगों से इंटरेक्ट करना, इन लोगों से बात करना, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे मुआशरे से ऐसे इनको हम लोगों ने काट के फेंका हुआ था जैसे ये बिल्कुल कोई उज़्वे मफलूज हैं। हमें जो जिस चीज़ का सबसे पहले एहसास हुआ वो ये हुआ कि अगर इनको हमने मेन स्ट्रीम में लाना है तो सबसे पहले तो इनको मोटिवेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो बच्चे थे ये एक अर्निंग हैंड पे भी थे, सोर्स ऑफ इनकम भी थे, कोई 100-50 कमा लिया। तो हमें ये एहसास हुआ शुरू में ही कि इनको बहुत मुश्किल है ये कहना कि आप ये सब छोड़ दें और पढ़ने आ जाएं। तो उसमें हमें जो चीज़ें फील हुई पहले सर्वे में वो ये, एक तो इन बच्चों को हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी इंटरटेनमेंट इनको हम देनी पड़ेगी, जैसे कभी कुछ रस ले ले, कोई बिस्कुट ले लेते हैं, कोई जूसेस ले लेते हैं। दूसरा, इनके पेरेंट्स को भी हमें कोई ना कोई ऐसा इंसेंटिव देना पड़ेगा जिस पे ये राज़ी हों, वरना ये नहीं आते थे। इस तरीके से फिर हमने, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इन सब हर झुग्गी को हम, हर बच्चे को हम एक मंथली राशन पैकेज देंगे जिसमें घी होगा, चीनी होगी, आटे का थैला होगा। वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसका रिस्पांस पहले महीने में ही बहुत अच्छा आया। इन्होंने खुद अपने बच्चे देना शुरू, उससे हमें एहसास हुआ कि जो लोग इनके बारे में सोचते हैं वैसे है नहीं। इन लोगों में भी उतनी ही ख्वाहिश है। इनके बच्चों का IQ लेवल शायद हमारे बच्चों से ज़्यादा है, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे बच्चों से ज़्यादा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल माँ की गोद से निकलते ही, बल्कि माँ की गोद में ही ये लोग इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं। उस झुग्गी बस्ती में जो झुग्गी प्रोजेक्ट स्कूल बनाया गया था, वहाँ पे बच्चों को इब्तदाई तालीम देकर और स्कूल की अक़दार से वाक़फ़ियत दिलाकर, स्कूल के माहौल से फेमिलियर करके उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूलों में भेज दिया जाता था। जैसे कि तकरीबन 66 बच्चे ऐसे थे जो उस वक़्त गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाए गए। मेरा नाम युसरा नवाज़ है, मैं 4वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे पहले पढ़ना नहीं आता था, ना मैंने पहले पढ़ा है। फिर जब हमारे घर के पास जो कि स्कूल बनाए, बहुत मेहनत हमने भी की और इन्होंने भी साथ में बहुत मेहनत कराई। जब हम इस काबिल हो गए कि हमें अब पढ़ना आ गया, तो फिर इन्होंने हमें दूसरे स्कूल में डाल दिया। हमारी क्लास में 34 स्टूडेंट है जिनके साथ हमारा मुकाबला हुआ है और जिसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन आई थी। हम 8 बहनें और मैं 8 बहनों में से कोई भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ मैं पढ़ी हुई हूँ।
अभी माशाल्लाह इनके ज़रिए जो मेरे से छोटे बहन भाई है वो भी स्कूल जाते हैं। अभी जो सिचुएशन है, हमने जो ये मेन स्कूल बनाया है, इसमें हमारे पास 3 बस्तियों के बच्चे आ रहे हैं और ये 50 बच्चे हैं। इनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया है। इनको हम यहाँ पे नहलाते धुलाते हैं। हफ्ते में एक दिन हम शावर डे मना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की सहूलत इनके लिए है। दिन में इनको खाना खिलाया जाता है, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, शूज़ और इनके घर वालों के लिए फूड पैकेज है। इसमें कोई फ़ीस नहीं है, इसमें ना ही कोई गवर्नमेंट की फंडिंग इन्वॉल्व है और ना ही हम किसी से मांग रहे हैं। यहाँ पे हम 3 एरियाज़ में काम कर रहे हैं। एक रस्मी तालीम, एक अखलाकी अक़दार या वैल्यूज़ और तीसरी इनको हुनर सिखाना। रस्मी तालीम में तो आप दीनी और दोनों तालीम कह सकते हैं कि हम इन्हें बुक्स भी पढ़ा रहे हैं क्लास वाइज, और जो दीनी तालीम है उसमें हम इन्हें कुरान पाक, नाज़रा कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, नमाज, कलमा, दरूद, दुआएं। चूँकि ये लोग अखलाकी तौर पर बिल्कुल ही बेबहरा हैं, इनकी अखलाकी वैल्यूज़ नहीं हैं और ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, इस्लाम क्या है, मज़हब क्या होता है। तो इसलिए ये चीज़ हम इनको बता रहे हैं कि बेसिकली इंसान होने के नाते इनके हकूक़ और फ़राइज़ क्या हैं और माशरती अक़दार क्या हैं। सो तालीम मेरा नाम हलीमा सादिया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई, FA किया हुआ है। FA के बाद मैं घर बैठी हुई थी, तो अपने गांव में बहुत सारे अमीर लोगों को देखती थी कि वो स्कूलों में जाते हैं और उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी थी जिनके बच्चे वो घर में बैठे रहते सारा सारा दिन। तो इधर उधर शादियों पे चले जाते थे, खाना ले आना, भीख मांगना, सब कुछ करते थे। मुझे बहुत दुख होता था। मैं कहती थी कि ये भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे हम मेरे पास आते थे और कुरान पाक की तालीम देती थी मैं उनको, लेकिन वो इतने ज़हीन थे कि वो फ़ौरन हर चीज़ को पिक कर लेते थे। जो मेरी तरह अपने घरों में लड़कियां लड़के इसी तरह मैट्रिक करके BA करके बैठे हुए हैं, वो भी अपने इर्द गिर्द मोहल्लों में देखें कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको तालीम की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि उनकी हेल्प पैसों से की जाए, वो उनके साथ मेहनत करके उनको तालीम हासिल करने में उनकी हेल्प करें और उनको पढ़ाएं, ताकि उनकी इस छोटी सी एफर्ट से ये बच्चा मज़ीद आगे जाएगा और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हुनर में हम इनको एक तो कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट में हमारी चेंज आ रहा है उसके कॉज क्या हैं और एज इंसान हमारी फ़राइज़ क्या बनते हैं। तो ऐसा हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जो कि इर्द गिर्द बिखरा पड़ा रहता है और हमारी ज़मीन के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है, उसको हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो उसमें हमने बेसिक 2-3 चीज़ें ली हैं, जिनमें शॉपिंग बैग हैं और प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। जिनमें शॉपिंग बैग से हम मुख्तलिफ मैट्स, पर्स, हैंड बैग और मुख्तलिफ चीज़ें उन्हें बनाना सिखा रहे हैं, और जो बॉटल्स हैं उनसे हम मुख्तलिफ आराइशी चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं। जैसे फाउंटेन हो गए, छोटे छोटे फाउंटेन लोग ड्राइंग रूम में रखते हैं, तो बहुत खूबसूरती से हम उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हम कुदरती जो चीज़ें हैं, खुश्क करके फूलों को या फिर इर्द गिर्द जो झाड़ियाँ होती हैं उनको यूज़ करके बहुत प्यारे डेकोरेशन पीसेस बनाना बच्चों को सिखा रहे हैं। सेकंड चीज़ जो हम इस प्रोजेक्ट में ला रहे हैं वो है ख़वातीन को हुनरमंद बनाना और उनको इस माशरे का फ़ाल शहरी बनाना। गदागर बच्चियाँ, नौजवान जो सड़क पे फिर रही होती हैं, उनको हम इस स्कूल में ला रहे हैं और उनको हम इसी तरह से सुबह के टाइम नाज़रा कुरान पाक और इस्लामी तालीमात, मुख्तलिफ मसाइल, उनका हल, दुआएं, नमाज ये सिखा रहे हैं। और फिर सेकंड टाइम में हम उनको सिलाई का हुनर दे रहे हैं।
तो सिलाई में भी ये है कि हम जस्ट उन्हें सिखा नहीं रहे, हम चाहते हैं कि वो इसको अपनी अर्निंग का ज़रिया बनाएं और बजाय हाथ फैलाने के वो इस जो रिज़्क़ हलाल कमाने का नशा होता है इससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मेरा नाम बाली रानी है और मैं शहर चकवाल में रहती हूँ। जिस महल्ले का नाम है सलगोजरा। और रिक्शे की पहले जो ज़िंदगी थी कि मैं भीख मांगती थी। मैं 12 साल की थी, मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी शादी कर दी थी। मेरे अब 2 बेटे हैं। मैं रिक्शे के पैर भीख मांग के 2 टाइम की रोटी बना लेती थी और लोग तरह तरह की बातें करते थे। उसके बाद जुग्गी स्कूल बना था इधर, उन लोगों ने कहा कि हम रिक्शा लेके दें तो क्या चला लोगी। मैंने कहा एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, ये तो रिक्शा है। मैंने कहा भी ठीक है, भी मुझे रिक्शा दे दें। मैंने फिर 1.5 महीना मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद इन लोगों ने मुझे रिक्शा लेके दे दिया। जब मैं रोड पे आई तो मुझे महसूस हुआ कि पता नहीं मैं किस काम को शुरू मैंने कर लिया। तरह तरह की लोग बातें करे, रिक्शे वाले इतने तंग करते थे और मैंने किसी की बात अपने माइंड में ली नहीं है। मैंने कहा कि मैंने अपने बच्चों के लिए करना है, मैं भला किसी की बात क्यों सुनूं। मैं फिर इसी तरह चलाती रही, फिर मेरी शिफ्टें लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बच्चों की लिखी थी वो मुझे मिलती रहती है। और मुझे देख के मैं ख़ातून वो हूँ कि जिसने सबसे पहले इस चकवाल में रिक्शा चलाया और मुझे देख के अब 12 लड़कियाँ रिक्शा चला रही हैं और उन लड़कियों को भी मैंने ट्रेन किया है। मेरी अपनी ज़िंदगी ख़राब हुई है तो मुझे एहसास हुआ है कि बच्चों की ज़िंदगी अपने वालिदैन ही संभालते हैं और वालिदैन ही बना सकते हैं। मैंने फिर यही कहा है कि मैं इन बच्चों को इतना पढ़ाऊंगी, इतना तालीम दिलाऊंगी कि ये कल किसी काम के हो जाएंगे। कल कोई इस तरह ना कहे कि ये जुग्गी वाले के बच्चे हैं या कि रिक्शे वाले के बच्चे हैं। हर इंसान में बदलने की ख्वाहिश होती है, तो इनमें भी बदलने की ख्वाहिश क्यों नहीं हो सकती। जब इनका बच्चा बहुत अच्छा यूनिफॉर्म पहन के बैग लटका के घर से निकलता है तो एक माँ उसको फ़ख्र से देखती है। मसला ये है कि कौन आपका हाथ पकड़ के उस कुएं से निकाल रहा है जहाँ पे आप रह रहे हैं या उन मुश्किलात से निकाल रहा है। आई थिंक इनको निकालने वाला कोई नहीं है, ये निकलना चाहते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे गदागर ऐसे आ रहे हैं जो हमें ये कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन हमने 50 बच्चों पे क्लोज़ इसलिए किया हुआ है कि हमारे पास मज़ीद एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करने के लिए कुछ नहीं है। सो मैं इन 50 बच्चों पे फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इर्द गिर्द की बस्तियों के बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे मुंतज़िर हैं, हम सब के मुंतज़िर हैं कि हम उनका हाथ पकड़ें और उस दलदल से उन्हें बाहर निकालें। कहा यह जाता है कि रियासत होगी माँ के जैसी। क्या ऐसी माँ होती है? रियासत को चाहिए कि इन लोगों को ऑन करे, लेकिन बदकिस्मती से इनके पास शख्सी कार्ड नहीं है और इनके पास वोट नहीं है। अगर इनके पास वोट होते तो ये 50-60 हज़ार वोट अगर यूँ पड़ा होता ज़मीन पे तो मेरा ख्याल है कोई भी सियासतदान है या हमारा हुक्मरान है वो ज़रूर इनकी तरफ तवज्जो करता। लेकिन चूँकि उन्हें इनसे कोई गर्ज नहीं है, कोई इनको मतलब नहीं है, इनका कोई वोट नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, इसलिए इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया कि पैसा तो आप कमाते ही रहते हैं, लेकिन दिल का सुकून, सेटिस्फेक्शन और शायद ज़िंदगी में एक लम्हा आता है कि जब आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ बेफ़ायदा है, सिर्फ यही है कि आपके हिस्से में जो है वो आप दूसरों के लिए कर लें। सो शायद वो टाइम मुझ पे आ गया और मैंने ये एक डिसीजन लिया कि ये बच्चे जो हैं इनके लिए अब मैं कुछ करूं। चूँकि यूनुस साहब का भी ये एक मकसद था कि वो कहते थे कि मेरे बच्चे एक ख़ास मकाम पे पहुंच चुके हैं, लिहाजा, और मुझे अक्सर कहते थे कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा इनके लिए दो। उस वक़्त तो मैं उस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं पेंशन ले रही हूँ और मेरी पेंशन का एक मखसूस हिस्सा इन बच्चों के उसमें जा रहा है और मैं बड़ी खुशी खुशी इन पर ख़र्च करती हूँ, इसलिए कि मुझे रात को बहुत पुरसकून नींद आती है।